मैं हरिदास मीणा, राजनीति शास्त्र विभाग, कन्या कॉलेज धौलपुर, रेवरेंड कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम अरस्तु का अध्ययन करेंगे और अरस्तु के अध्ययन में अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरी पुस्तक में अरस्तु ने नागरिकता और संविधान पर विचार व्यक्त किए हैं। प्रथम पुस्तक में जहां कुटुंब को राज्य का सबसे छोटा घटक माना, वहीं तीसरी पुस्तक में वह लिखता है कि राज्य नागरिकों का एक समूह है। इस तरह नागरिकों को राज्य का घटक मानकर वह नागरिकता के सिद्धांतों की चर्चा करता है। प्रचलित धारणाओं की आलोचना करते हुए अरस्तु ये प्रश्न उठाता है कि नागरिक कौन। सर्वप्रथम वह इस प्रश्न पर निषेधात्मक दृष्टिकोण से विचार करता है और बतलाता है कि केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। दूसरी बात कहता है कि अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा प्राप्त हो सकता है। तीसरा, जिसकी नागरिकता छीन ली गई है या जिसे देश निकाला मिल चुका है, वे भी नागरिक नहीं है। चौथा, किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है, किंतु नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर यह लागू नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं हो जाता, वरन इस संबंध में व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देता है। वह सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हुए वह कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन एवं राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकतंत्र के लिए वह इस लक्षण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी तथा विचार संबंधी, कानून निर्माण के कार्य संबंधी कार्यों में भाग लेता है। इस प्रकार नागरिक के संबंध में उसका विचार वर्तमान समय के विचार से बहुत भिन्न है। उसका नागरिक वर्तमान समय के नागरिक की भांति केवल मतदाता ही नहीं, वरन वह शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला है, क्रम से शासक और शासित बनने वाला, कानून और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। नागरिक के संबंध में उसकी यह धारणा तत्कालीन यूनानी राज्यों की प्रत्यक्ष प्रजातंत्री व्यवस्था के अनुरूप है। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए एक्लेसिया नामक सभा होती थी एवं न्याय कार्य के लिए हेलिया नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिक भाग लेते थे। अब अरस्तु नागरिकता के आवश्यक गुण बतलाता है कि नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए। नागरिक की परिभाषा के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता है कि नागरिकता किन्हें प्राप्त होनी चाहिए। अरस्तु प्लेटो के ही समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। उसके अनुसार शासन के न्याय को कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि होनी चाहिए, नैतिक शक्ति होनी चाहिए तथा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। दूसरा, उसमें ये गुण होना चाहिए कि उसे शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त हो। आगे कहता है कि व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उसके पास अवकाश हो। अरस्तु के लिए अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं, वरन उन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं। खानों में काम करना, मकान बनाना या व्यवसाय करना, ये सब कार्य जीविकोपार्जन के साधन हैं, साध्य नहीं है। जबकि ज्ञान, चित्रकला और राजनीति आदि कार्य अपने आप में साध्य हैं।
अरस्तु का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाती है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते। इसके बाद अरस्तु अपनी इस प्रकार की विचारधारा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में के व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में हैं। पहला, संपत्तिहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अरस्तु कहता है क्योंकि यह वर्ग गुणों का विकास नहीं कर सकता, इसकी राज्य के कार्यों में रुचि भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त संपत्ति विहीन वर्ग को राज्य के प्रबंध का कोई अनुभव नहीं होता। दूसरा, दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे पारिवारिक जीवन में दास मात्र होते हैं। शारीरिक परिश्रम के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता और उनके पास अवकाश भी नहीं होता। तीसरी, श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को भी यह अधिकार नागरिकता से वंचित करना चाहता है, उसके पास अवकाश नहीं होता और वे नागरिकता के गुण विकसित करने की स्थिति में नहीं होते। चौथा, संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक उपायों जैसे सूदखोरी आदि में संलग्न व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। पांचवा, स्त्रियों और बच्चों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता हीनतर स्तर की होती है। छठवां, सभी वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अरस्तु कहता है क्योंकि वे राज्य के प्रति उत्तरदायित्व पूरे करने की स्थिति में नहीं होते। इस प्रकार अरस्तु ने नागरिकता संबंधी अवधारणा व्यक्त की। नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता की पर सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण, फिर नागरिकता के गुण या योग्यताएं, फिर नागरिकता के वंचित करने संबंधी आधार, ये नागरिकता की अवधारणा में उसने प्रस्तुत की है जो काफ़ी काबिल तारीफ हैं।